हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि दोस्तों अभी तक आप हमारे जीएस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे, उसी के क्रम में करंट अफेयर के जो भी टॉपिक थे वो चल रहे थे। तो आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होने के जो आसार हैं वो है खंड शिक्षा अधिकारी का, जो कि यूपी पीसीएस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों उसी के तत्वाधान जो है आज का जो टॉपिक है यूनियन बजट का। याद रखिए दोस्तों, यूनियन बजट जो है और साथ ही साथ आपका जो है यूपी का बजट और दोनों जब के जो यूनियन के भी और स्टेट के भी इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा 3-4 टॉपिक मिल करके आपके सिलेबस का लगभग 10% रोल अदा करेगा। यानी सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके माध्यम से आपके क्वेश्चंस हल होंगे। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपका ये टॉपिक यूनियन बजट को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूनियन बजट के बारे में आप देख रहे हो कि सेंट्रल बजट या इसी को केंद्रीय बजट या इसी को यूनियन बजट भी कहा जाता है। 2020-21 के लिए ये जो गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी में लॉन्च किया गया। तो याद रखिए कि ये यूनियन गवर्नमेंट का लगभग दूसरा बजट है और इस बजट को पेश किसने किया? कारपोरेट मिनिस्टर एंड फिनांस मिनिस्टर कौन है? वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो उन्होंने पेश किया। तो पेश करने के पीछे अब रीजन ये आता है कि ये जो बजट है ये होता क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आप अपने घरों पे अपने महीने के बजट चलाने के लिए कुछ न कुछ प्रोविजन करते हो कि किस किस मद में कितना पैसा खर्च करोगे, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या होता है कि पूरे ईयर का एक बजट बनाती है। तो इस बजट को बनाने से फ़ायदा क्या है? इस बजट से ऐसा नहीं है कि केवल सरकार का जो है एनुअल एक स्टेटमेंट आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि उनके पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है, सरकार के विजन के बारे में पता चलता है। ठीक, और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात चलती है। ठीक, तो इस क्रम में आप देखोगे कि जो बजट का प्रोविज़न है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं रखा गया है, मतलब डायरेक्टली बजट के नाम से नहीं है। इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज के रूप में आप देखोगे एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, इस तरीके से करके आपको मिलेगा, जो कि कहाँ पे होगा? आर्टिकल 1112 के अंतर्गत, यानी 112 के अंतर्गत एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट अगर लेजिस्लेचर में अगर ये बजट पेश होता है तो आर्टिकल 202 के तहत ये पेश होगा। ठीक, अब बात आती है कि बजट से पता क्या चलता है। याद रखिएगा कि अगर बजट को देखें तो लगभग 1921 में रेलवे बजट को क्या किया गया था? यूनियन बजट से अलग कर दिया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? आकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे अलग कर दिया गया था। उसके बाद से क्या था कि रेलवे बजट और यूनियन बजट बिल्कुल अलग अलग प्रकाशित होते थे, अलग अलग पेश किए जाते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन याद रखिएगा लगभग 2017-18 के बजट में आप देखोगे कि विवेक डेबराय कमेटी के अनुसार, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार क्या किया गया? रेल बजट और यूनियन बजट को एक ही में शामिल कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया। ठीक, अब बात आती है दोस्तों कि याद रखिए कि ये बजट क्या बताता है। बजट याद रखिएगा कि प्रीवियस बजट के भी चीज़ों को बताता है, यानी एक तरीके से एक्चुअल फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर बजट के बारे में बताता है। दूसरा क्या है? रिवाइज्ड फिगर के बारे में बताता है। और तीसरा चीज़ कि सरकार के पॉलिसीज़ के बारे में और किस मद में कितना कितना पैसा खर्च होगा, उसकी क्या उपयोगिता होगी। तो ये सभी चीज़ें बजट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। और याद रखिएगा बजट जो एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं वो प्रीवियसली 2 ईयर के एस्टिमेशंस लेकर के तैयार किए जाते हैं। तो क्या सीखा हमने कि इस बजट का मेंशन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 112 के अंतर्गत, यानी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के तहत ये वर्णित है। और स्टेट में अगर ये पेश होता है तो 202 के अंतर्गत ये वर्णित है। इसके बाद से आप देखोगे कि 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में 2020-21 के लिए बजट पेश किया गया। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि कौन सा डेट है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट को पेश किया गया। पेश किसने किया? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फिनांस मिनिस्टर एंड कारपोरेट मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया।
अब इस क्रम में याद रखिएगा सबसे खास चीज क्या थी आज के बजट में। याद रखिएगा कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम कवर करेंगे कि जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और याद रखिएगा अगर आप इसको थरोली पढ़ लेते हो, एक दो बार अच्छे से दोहरा लेते हो, तो इससे क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं और आपके सिलेक्शन के लिए तो केवल एक क्वेश्चन ही पर्याप्त है, आपको अंदर करने के लिए या बाहर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि इसका जो थीम था इस बजट का, ये था प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग विकास पे केंद्रित था। यानी टेक्नोलॉजी को और साथ में युवाओं को किस तरीके से जोड़ करके उनका उन्नयन किया जा सके, तो इसी पे ये बजट बेस्ड था, यानी इसी पे केंद्रित था। और याद रखिए बजट के मुख्यतः 3 भाग किए गए। 3 भाग का मतलब किस भाग पर क्या क्या केंद्रित थे। याद रखिए इस बजट में महत्वाकांक्षी भारत की बात की गई, यानी इसी को इंग्लिश में एस्पायरेशनल इंडिया के नाम से जानोगे। दूसरा क्या था, सबके लिए आर्थिक विकास की बात की गई, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानोगे। और केयरिंग समाज की बात की गई, यानी केयरिंग सोसाइटी की बात की गई। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, पूछी जा सकती है कि इनमें से तीनों दिया जा सकता है या कोई एक दिया जा सकता है। ठीक, इन 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन कि इसका केंद्रीय थीम क्या क्या था और मतलब किस पे बेस्ड था, और दूसरी चीज़ें क्या थी कि इसके 3 भाग कौन कौन से थे। अब इसके बाद से याद रखिए टोटल बजट की अगर हम बात करें 2020-21 की, तो लगभग 30,000 30,42,230, यानी एक तरीके से देखोगे 30,42,230 करोड़ का ये है। और पिछला जो बजट जो था वो 26,98,522। तो इन दोनों में डिफरेंस देखोगे 3,43,668 करोड़ रुपए, यानी इतना इस बजट में ज़्यादा अमाउंट का प्रोविजन किया गया है। ठीक, इसके साथ देखोगे कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आरई मैंने लिखा है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, यानी राजस्व खर्चा। ठीक, और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चा। इन दोनों को अगर देखा जाए इसमें तो कितने होने के चांस है, 26, 30, 145 और यहाँ पे 4, 12, 85। ये याद रखिएगा दोस्तों, फिगर इसलिए बता रहा हूँ, डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि इसी को आधार बना करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जबकि आप पिछला अगर पेपर देखो जो कि अभी कुछ दिन पहले फेब में हुआ था, वो था असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए मेंस का पेपर था। तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बनाए गए थे, स्टेटमेंट वाले, मल्टी स्टेटमेंट वाले। तो जिसके आधार पे आप अगर जो डेटा नहीं मालूम रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ये सिर्फ डेटा याद रखिएगा, कितना मोटा मोटा जो डेटा है। इसमें याद रखिएगा राजस्व प्राप्ति की जो बात वो रखी गई थी, यानी 20,20,926, ये क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट से आएगा। और 10,21,304 ये कैपिटल रिसीप्ट से आएगा। याद रखिएगा रेवेन्यू रिसीट में भी 2 हैं, एक है टैक्स है, दूसरा है नॉन टैक्स है। टैक्स वाले से इतना आएगा और नॉन टैक्स वाले से इतना आएगा। दूसरा है कैपिटल रिसीट से पूंजी प्राप्ति ऋण वसूली से 14,967 आएगा, उधारियों से इतना और विनिवेश से इतना आएगा। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर मैंने जो इतनी बातें बताई, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सब आखिर है क्या। जब आप इकोनॉमी में टैक्सेशन वाला पार्ट पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि बजट में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला होता है रिसीट, मतलब प्राप्तियां, ठीक, और दूसरा होता है खर्चे। ठीक है, तो प्राप्तियों में कौन कौन से प्राप्तियां हैं और खर्चों में कौन कौन से खर्चे हैं, ये आप अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में पढ़े होंगे, क्योंकि मेरा काम आज का सिर्फ बजट को बताना है, ठीक, और उससे एसोसिएटेड फैक्ट को बताना है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का अब याद रखिएगा। विनिवेश यहाँ लिखा गया। विनिवेश का मतलब क्या होता है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। याद रखिएगा जितने भी गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि PSUज हैं, ठीक, रेलवे की आप बात कर लो, ठीक, साथ ही साथ जो है और भी डिफेंस एजेंसीज की बात कर लो, ठीक, और भी रिलेटेड कई ऐसे डिविजन्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जिसके तहत क्या होता है कि सरकार का हिस्सा होता है उसमें। जैसे बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो तो उसके कुछ हिस्से को बेचने की जो प्रक्रिया होती है और बेच करके जो आय होगा जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई पैसा लगाया जाए और उससे कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिले, यानी कुछ नया, कुछ क्रिएट हो। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। तो इतना आपको डेटा आपको आसानी से पढ़ना होगा। अब इसमें याद रखिए कि इसी क्रम में बजट घाटा। अब घाटा का मतलब क्या होता है, बजट घाटा का मतलब क्या समझते हो कि बजट घाटे को किस तरीके से आप समझोगे। याद रखिए दोस्तों, बजट घाटा किसे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
टोटल रिसीट, मतलब टोटल जितना खर्चा हुआ और जितनी प्राप्तियां हुआ उन दोनों के अंतर को आप देखोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट घाटा बोलते हैं। यानी अगर जो तो ये कितना रहेगा, तो आप देखो तो ये जो है इस बजट के अनुसार 2020-21 के तहत ये रहेगा 6,09,219 करोड़ के आसपास रहेगा, जो कि जीडीपी का 2.7% होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब राजस्व घाटा कितना रहेगा, तो वो जीडीपी का 2.7% रहेगा। पिछले वाले बजट में जो था, यहाँ बगल मैंने लिख भी दिया है, ये कितना था, 2.3% था जीडीपी का। तो ऐसे ही अंतर करके यानी कंपेयर करके आपके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद से ईआरडी का मतलब क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जितनी पूंजी परिसंपत्तियां होती है उसको सृजन करने के लिए जो अनुदान दिया जाता है। पूंजी परिसंपत्ति का मतलब क्या हुआ कि मान लो कहीं पुल बन रहा है, कोई चीज़ें बन रही हैं, तो उसको जो उसके लिए दिया गया अनुदान स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं से लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो जो अनुदान है, अनुदान में से क्या करेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, ईआरडी कहते हैं। तो याद रखिए, इसी को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, इसको बोलते हैं। तो ये जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा, 1.8% रहेगा। सिर्फ डेटा आपको याद रखने हैं। उसके बाद से आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल खर्चा जो होगा, उसमें से आप टोटल रिसिप्ट को घटा देते हो, तो क्या होगा, घटा देते हो, और क्या छोड़ करके, उसमें याद रखिएगा एक्सेप्ट बारोइंग इन अदर लाइबिलिटीज। अगर बारोइंग और अदर लाइबिलिटीज को घटा देते हो तो क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। अगर यही चीज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये फिस्कल डेफिसिट जो होगा, या इसी को हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं, ये लगभग 7,96,337 करोड़ के आसपास बैठेगा। ठीक, ये जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा दोस्तों, ये जीडीपी का 3.5% रहेगा। और पिछले बजट में कितना था, पिछले बजट में यानी 2019 और 20 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 3.8% के आसपास था। तो इस तरीके से आप अंतर करके अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हो। मैंने बहुत शार्ट में समझ करके इसको बनाया है, तो याद रखिएगा कि ऐसे ही आपको याद भी करना होगा। इसके बाद से प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, याद रखिएगा दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं, यही जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, तो वो उसमें से क्या करेंगे कि हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे। यानी प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा में से इंटरेस्ट पेमेंट को, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है, जो पिछले बजट में कोई चीज़ जो भी चीज़ें कहीं से उधार ली गई हैं तो उसका इंटरेस्ट हो गया, या और भी चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट टास्क के लिए कुछ बजट जो प्रोविजन किया गया, वर्ल्ड बैंक से जो कुछ उधार लिया गया, अदर जो बायलैटरल मल्टीलैटरल सोर्सेज से जो उधार लिया गया, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है किसमें से, फिस्कल डेफिसिट में से, वही क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो याद रखिए ये कितना है, 88,134 करोड़ के आसपास जो है, ये हो इतने का प्रोविजन किया गया है। और ये जीडीपी का कितना परसेंट होगा, ये 0.4% होगा। ठीक है, इसके बाद से बात आती है ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी याद रखिएगा दोस्तों कि डिफरेंट सोर्सेज से जो पैसे लिए गए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सोर्सेज से हो या फॉरेन सोर्सेज से हो, यानी तरीके से फॉरेन सोर्सेज में बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू हुआ हो, तो इन दोनों के फलस्वरूप जो ब्याज आएगा उसकी अदायगी करने के लिए जो प्रोविजन किया गया है इस बजट में, 7,08,203 करोड़ का जो है प्रोविजन किया गया है। याद रखिए ये पिछले बजट में कितना था, 6,60,471 करोड़। यानी आप देख रहे हो कि इस बार के बजट में क्या किया गया है कि कुछ ज़्यादा का अमाउंट का प्रोविजन किया गया है कि ब्याज चुकाने के लिए। तो आप सोच के देख सकते हो कि इसमें बढ़ोतरी जो है की गई है। इसके बाद सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी क्या होती है दोस्तों, सब्सिडी गवर्नमेंट जो होती है कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं, जैसे मान लो पेट्रोलियम की बात कर लें, यूरिया की बात कर लें, फूड की बात करें, उस पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है कि कुछ अंश मतलब जनता पे बोझ ना पड़े तो कुछ अंश क्या करती है कि उसका अपने द्वारा पेमेंट करती है। यानी सिंपल से हम बात करें गैस सब्सिडी की बात करें, अगर मान लो मार्केट में 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा हो और गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है कि उस पर
जो 400 रुपया सब्सिडी दे रही है और वो गैस इस एक कस्टमर को 600 रुपये में मिल रहा है, यानी इसका डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि 400 रुपये गवर्नमेंट हर गैस के पीछे दे रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है ताकि सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए, यानी समाज में हर आदमी तक इस कुछ जरूरी चीज़ें उसकी अवेलेबिलिटी हो सके। तो इसके लिए कितना प्रोविजन किया गया, 2,62,109 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। पिछले बजट में कितना था, 3,35,154 करोड़। याद रखिए कि यानी 2019-20 के बजट में 3,35,154 करोड़ की व्यवस्था किया गया था, जबकि इस वाले में 2,62,109 करोड़, यानी सब्सिडी के अमाउंट को गवर्नमेंट ने क्या किया है, घटाया है। ठीक, ताकि जो है एक तरीके से इस पैसे का और कहीं यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो है वो किस पे सब्सिडी देती है। तो याद रखिएगा उसको एक मैंने ऑर्डर बनाया है, वो क्या है, फूड आइटम पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर पे, इसके बाद से पेट्रोलियम पे, इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट पे, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं ब्याज अदायगी, और साथ में अदर जो सेक्टर्स हैं उनके सब पे भी सब्सिडी देती है। तो ये पूरा एक क्रम आप याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि टैक्स प्रपोजल किए गए हैं। टैक्स प्रपोजल हर साल किए जाते हैं आयकर पे। ठीक, अब वो आयकर किसी भी तरीके से हो सकती है, पर्सनल इनकम टैक्स हो सकता है या कारपोरेट इनकम टैक्स हो सकता है। तो याद रखिए पर्सनल इनकम टैक्स का ये पूरा ब्यौरा दिया गया है, यानी इसके तहत इनकम है, ओल्ड टैक्स रेट क्या था वो है, और न्यू टैक्स रेट क्या है वो है। तो आप देखोगे 0 से लेकर के 2.5 लाख तक अगर कोई पर्सन आय करता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है उसको। वो पहले वाले में भी यही था, और इस बार वाले में जो न्यू टैक्स रेट यानी 2021 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसमें भी क्या है, टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 लाख के बीच में यहाँ पे देखोगे कि पहला जो टैक्स था वो 5% था, और यहाँ पे भी क्या है 5% यहाँ पे भी है। यानी 2.5 से लेकर के 5 लाख के बीच में कितना है, यहाँ पे 20% टैक्स बेस रखा जाता था, यहाँ पे केवल 10% कर दिया गया है। यहाँ पे देखो 5 से 7.5 लाख अगर आपकी आय है एनुअली, 7.5 से 10 के आसपास है, 10 से 12.5, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रम क्या बनाया गया, 5, 20, 25, 30 इस तरीके का। लेकिन इस वाले में बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, यानी 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें एक खास चीज़ याद रखना है दोस्तों कि अगर 15 लाख से ऊपर की आपकी एनुअल आय है तो यहाँ पे पिछले वाले में 30% रखा गया था और इस वाले में भी 30%, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जबकि यहाँ तक आप देखोगे कि चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप दोनों में अंतर करके अपने क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखोगे, अभी तक मैंने डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया, अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर में किस तरीके की व्यवस्था की गई, क्योंकि इसमें सबसे खास जो व्यवस्था की गई ये जीएसटी सुधार पे बात की गई। यानी जीएसटी सुधार की जो बात है, यानी जीएसटी क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जिसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बना है और हमारे संविधान में इसको काफ़ी चेंजिंग की गई है, यानी कई आर्टिकल्स नए आर्टिकल्स जोड़े गए हैं और कुछ को जो है डिलीट भी किया गया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल ही क्या करेगी, जिसके चेयरमैन जो होंगे वित्त मंत्री होंगे, सेंट्रल फिनांस मिनिस्टर होंगे, और वो क्या करेंगे कि इसके आधार पर अलग अलग जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं या यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इस सभी मिल करके इनसे एक इस पे टैक्स से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चर्चा होगी और जिसके माध्यम से टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा स्टेट से। तो याद रखिएगा इसमें और सुधार की बात की गई कि किस तरीके से इसको और ईजियर बनाया जाए ताकि ये यूजर फ्रेंडली हो सके और इसके आधार पर टैक्स बेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या और चीज़ें की गई। चिकित्सा उपकरण आयात, मतलब चिकित्सा के उपकरण जो आयात बाहर से किए जाते हैं यानी इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वो चाहे ईसीजी मशीन हो गया या और भी तमाम डिटेक्टिंग, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, इन सभी पे क्या था, जो सीमा शुल्क था उस पर जो है कर लगाने का ये प्रस्ताव रखे हैं। ठीक, तो उस पर कौन सा कर लगाएंगे, अल्प स्वास्थ्य उपकर की बात करेंगे, यानी उपकर को इंग्लिश में क्या करते हैं, सेस कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों सेस क्या होता है, एक होता है टैक्स, मतलब जो भी इनकम हो उस पर कुछ परसेंटेज क्या होती है, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है। तो उसी तरीके से जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेस कहेंगे। और याद रखिएगा सेस
क्या है, तो सेस पे यानी टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगे वही सेस कहलाएगा। एक किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है। जिससे पहले क्या था कि आप देखोगे कि पहले जो बजट जब आरटीई वगैरह लागू हुआ था तो उस समय एजुकेशन टैक्स लगाया जाता था, मतलब लगाया जाता था कि एजुकेशन के जो अपग्रेडेशन के लिए कुछ जो है टैक्स लगा दिया जाए, जिसके माध्यम से क्या होगा उसका उन्नयन, उसके प्रगति में काफ़ी ये सहायक होगा। उसी तरीके से क्या है कि ये स्वास्थ्य उपकर लगाएगा यानी हेल्थ से रिलेटेड, तो इसको क्या उसी मद में खर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो सेस को आप याद रखिएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स। यानी एक तरीके से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो कि 12% अगर टैक्स है किसी भी आइटम पे, तो अगर उस पर 3% का सब टैक्स लगाना है, मतलब सेस लगाना है, तो क्या करोगे, इस 12 का 3% लिया जाएगा और तब जाकर के उसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी 12 का 3% क्या हो जाएगा, आप खुद इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ों को। तो एक क्वेश्चन है आपसे कि सेस, सरचार्ज, ठीक, इन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, यानी सेस केवल किस काम के लिए लगाया जाएगा, सेस याद रखिएगा किसी यूजफुल एक्टिविटी के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाएगा। और टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसी को सेस कहते हैं। दूसरा चीज क्या है, फुटवियर पे सीमा शुल्क जो है बढ़ाने की बात की गई है इस बजट में, वो कितना होगा, 25 से 35%, ये इनडायरेक्ट टैक्स इसमें बढ़ाया जाएगा। फर्नीचर पे 20 से 25% बढ़ाने की बात की गई है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप देखोगे कि 2019-20 के बजट में एक प्रोविजन किया गया था। क्या वो प्रोविजन था दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवाद से विश्वास स्कीम, यानी क्या था, आप ऐसे ही कोटेशन आप याद रखिएगा। इसमें मेन इसका थीम क्या था, मुकदमेबाजी और विवादों को कम करने के लिए सबका विश्वास स्कीम। याद रखिएगा कि कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होती हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्लियर नहीं होता है कि कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना, तो वो चीज़ें ट्रिब्यूनल में जाती हैं या डिफरेंट जुडिशियल पैनल में जाती हैं और वहाँ पे मुकदमा चलता रहता है। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया है, करदाता को केवल विवादित राशि का भुगतान करना है, यानी जो राशि विवादित है मतलब जिस पे, तो उसी को भुगतान करना है। तो इससे याद रखिएगा ब्याज और दंड से छूट मिलेगी। और ये छूट कब तक मिलेगी, ये 31 मार्च 2020 के पहले अगर टैक्स इस तरीके का पे कर देते हैं तो इससे छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन से मद में कितना बजट का प्रोविजन किया गया और जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब इसी क्रम में आप देखोगे कि बजट का एलोकेशन जो है डिफरेंट सेक्टर में कितना किया गया है, मतलब 2020-21 के बजट में कौन कौन से सेक्टर को कितना अमाउंट दिया गया है और कहाँ तक उसके विकास के लिए जरूरी है। तो इस क्रम में पहला हम जो देखेंगे वो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। यानी याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत की अगर जो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो लगभग यहाँ की 70% जो जनता, मतलब 65 से 70% जनता जो है वो कृषि एंड रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व है। ठीक, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक, तो याद रखिएगा इसके बजट में क्या शामिल किया गया दोस्तों। तो बजट में याद रखिए कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, मतलब किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता है। ठीक, उसके तहत क्या किया गया, 16 सूत्री योजना की घोषणा की गई है, तो इसके तहत काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जल संकट से निपटने के लिए 100 जिलों में पानी व्यवस्था की योजना बनाई गई है। ठीक, तो उसके लिए भी बजट का प्रोविजन किया गया है। तो ये पूछ दिया जाएगा आपसे कि कितने जिलों के लिए, तो होंगे 100 जिलों के लिए। इसके बाद से पीएम कुसुम योजना, याद रखिएगा ये योजना प्रीवियसली चल रही थी, सोलर पैनल से रिलेटेड है, जिसके तहत किसानों को क्या किया जाता है कि उनके पंप को क्या करते हैं कि सोलर ग्रिड से जोड़ दिया जाता है, यानी उस सौर ऊर्जा के माध्यम से वो अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो याद रखिए उसके लिए क्या करेंगे, यानी सोलर पीएम कुसुम योजना के तहत पंप को सोलर जो है पंप से अटैच करना है। तो इसके तहत कितने किसान लाभान्वित होंगे, वो लगभग 20 लाख किसान जो है लाभान्वित होंगे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है 15 लाख अतिरिक्त किसान जो होंगे जिनको ग्रिड पंप टू सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, यानी सोलर पंप को ग्रिड पंप से भी जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर जो एडिशनल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है सोलर मीडियम के माध्यम से, तो उसको ग्रिड को भेज दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, किसानों की एक अतिरिक्त आय भी हो सकती है और साथ में ऊर्जा का सही स्थानांतरण भी हो सकता है। इसके साथ साथ
इसके तहत एक थीम दी गई है। उस थीम को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्या है? किसान को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनाना है। यानी अन्नदाता से ऊर्जा दाता। ऊर्जा दाता कैसे बनेगा कि वो जो भी एक्सेस एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी सोलर पैनल के माध्यम से, उसको क्या करेगा, वो ग्रिड को बेच देगा और उससे क्या हो जाएगा, जो कुछ आय होगी तो उससे अपने जीविकोपार्जन को और अधिक समृद्ध बना सकेगा। तो यानी इसको क्या देखा, किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना इस बजट के माध्यम से होगा। उसके बाद से आप देखोगे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, यानी कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या करते हैं कि जितने भी जैसे आलू हो गया और भी जो प्रोडक्ट्स होंगे जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको एक तरीके से संरक्षित करना, रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था करना। तो उसके तहत क्या होगा कि ये जो व्यवस्था है कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड ने अपने हाथों में ले लिया है। तो नाबार्ड ने पीपीपी मोड पे क्या करेगा कि वो वेयर हाउसेस का निर्माण करवाएगा और भी तमाम, जिसके माध्यम से क्या है कि जो फूड जो सड़ जाती है उससे बचाव किया जा सके और उसका सही मूल्य किसानों को भी मिल सके और साथ में राष्ट्रीय हित में भी हो। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि एक और चीज़, महिला किसान धन लक्ष्मी योजना का जो है इसी बजट में प्रोविजन किया गया है। महिला किसान धन लक्ष्मी, इसके माध्यम से क्या होगा, सीड की व्यवस्था की जाएगी। महिलाएं इसके माध्यम से सीड की व्यवस्था करेंगी और साथ साथ में क्या है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेंगी। खाद्यान्नों की बात कर लो या और भी एग्री रिलेटेड जो है प्रोडक्शंस की बात कर लो। ठीक, इसके बाद से आप देखोगे कृषि उड़ान योजना, ये नया योजना इसमें लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके तहत क्या ये प्रोविजन है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासी रहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके तहत क्या होगा, या उगाएंगे तो उसके जो वो प्रोडक्ट होंगे, एग्री प्रोडक्ट होंगे, उसका सही उत्पाद का मूल्य मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसको किस योजना के तहत जोड़ा गया है, वो कृषि उड़ान योजना के तहत, जिसके माध्यम से उनको अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद से बागवानी क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो बागवानी क्षेत्र में बेहतर निर्यात के लिए जो है बजट का प्रोविजन किया गया, वो किस योजना के तहत किया गया है, ये योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है ये कहाँ लॉन्च की गई थी, 2018 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक, तो इसके तहत बागवानी क्षेत्र के जो भी प्रोडक्शन होंगे उसके निर्यात के लिए जो है ये योजना लॉन्च की गई है। इसके बाद से केसीसी का याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि लगभग 1998 के आसपास में आया था, जिससे किसानों को क्रेडिट मिल सके, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकें कि सीड की व्यवस्था, फर्टिलाइजर की व्यवस्था, इन तरीके की चीज़ों का, जिससे कि कृषि में देरी ना हो सके और देश को बेहतर प्रोडक्शन मिल सके खाद्यान्न के रूप में और भी रिलेटेड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक, तो केसीसी का जो पीरियड है उसको क्या किया है, 2021 तक एक्सटेंड कर दिया। यानी बैंक इसको लगातार क्या करेंगे कि इस पे जो है लोन जो होंगे वो देते रहेंगे। ठीक, उसका मिल्क की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन को 2025 तक दोगुना करने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, पूरे विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो याद रखिए कि इसको बढ़ाने का, यानी पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद से मनरेगा की बात करें तो मनरेगा को चारागाह से जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने का प्रोविजन किया गया है, तो जिसके माध्यम से चारागाह डेवलपमेंट होगा, यानी उससे पशुपालन इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यानी पशुपालन का भी क्षेत्र बहुत बढ़ेगा और जिसके माध्यम से क्या होगा कि अतिरिक्त रोजगार भी सृजन होगा। इसके बाद से आप देखोगे कि नेक्स्ट जो इसमें जो बात की गई है वो है ब्लू इकोनॉमी को लेकर के। ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्री प्रोडक्ट से बात कर लें या जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनकी बात कर लें, तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें मेनली जो इसका जो फोकस किया गया इस बजट में वो फिश प्रोसेसिंग के लिए किया गया, यानी मछली उत्पादन के लिए किया गया है, मत्स्य उत्पादन के लिए। तो याद रखिएगा, इसमें तटीय क्षेत्रों के लिए, यानी जो पीपल वो क्या करते हैं कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में, या एक तरीके से कह सकते हो कि अपना इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ के लोगों के लिए क्या किया गया है, नई सागर मित्र योजना का लॉन्च किया गया है। नई सागर मित्र योजना के तहत क्या होगा, 200 लाख टन का प्रोडक्शन 2022-23 तक करने का लक्ष्य है, यानी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने का लक्ष्य है, किसका, फिशरीज सेक्टर में फिश का। ठीक, और इससे लगभग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, आय होगी 2024 तक। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद से क्या है, किसान रेल योजना का प्रोविजन किया गया, जिसके तहत
रेलवे में क्या किया जाएगा, रेफ्रिजरेटेड कोच बनाया जाएगा। याद रखिए क्यों, क्योंकि रेलवे जो है लगभग देश के पूरे पार्ट से जुड़ा हुआ है, और इसके माध्यम से क्या होगा, जितने फूड प्रोडक्ट वाली जो चीज़ें हैं और मिल्क की बात कर लें, फूड की बात कर लें, और भी एसोसिएटेड खाद्य सामग्री की, जिसका सही तरीके से रेफ्रिजरेशन किया जा सकेगा, जिससे उसको सड़ने से बचाया जा सके और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आसानी से गुड्स को पहुंचाया जा सके, और उसके माध्यम से क्या हो कि अतिरिक्त आय किसानों को मिल सके, सही आय मिल सके। ठीक, इसके साथ साथ किसान रेल सेवा भी इस बजट में प्रोविजन किया गया है, जिसको पीपीपी मोड के माध्यम से चलाया जाएगा, यानी ठीक। इसके बाद से 15 लाख करोड़, याद रखिएगा, कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख करोड़ मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है 15 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जाएगा। ठीक, ताकि अपने जो फूड प्रोडक्शन को बचाव के लिए वो क्या कर सकें कि फायदा ले सकें। इसके बाद से आप देखोगे आरोग्य एवं जल स्वच्छता, यानी इतने जो चीज़ें थी, इतना मैंने आपको कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से रिलेटेड बजट का जो प्रोविजन किया गया उसके क्षेत्र से मैंने बताया। अब इसको आप एक एक करके बारीकी से पढ़ जाइएगा, बहुत ही शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया है। इसके बाद से आरोग्य एवं जल स्वच्छता, यानी जो है ये हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, यानी याद रखिएगा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 6400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि लगभग अच्छे 20,000 हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे, और बेहतर लेवल पे क्या है कि इलाज के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ साथ इसमें रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे 2025 तक टीबी को एंड करने का लक्ष्य है, किसका, भारत सरकार का। और इसके तहत इन्होंने एक स्लोगन दिया है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछा जा सकता है, आपके और जो एग्जामिनेशन से वहाँ पूछे जा सकते हैं। वो क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना, इसको आप समझ लीजिएगा। और याद रखिए कि 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य है इस टीबी को खत्म करने का। और 2030 तक की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, और कहीं ना कहीं ये आपके एसडीजी नॉर्म में भी आप इसको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको देखते रहिएगा। इसके बाद से आप देखोगे कि जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जल जीवन मिशन का बात करें तो यहाँ पे जलापूर्ति लगभग क्या है कि 3,60,000 लाख करोड़ का व्यवस्था की गई जल जीवन मिशन के तहत। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,300 करोड़, जिसके तहत बहुत बड़े अमाउंट में लगभग 4-5 साल के अंदर में आपने देखा होगा कि ओपन डेफिकेशन से बचने के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया गया। तो उसी के तहत क्या है कि उसके प्रॉपर सैनिटेशन और भी एसोसिएटेड जो है स्वच्छता से रिलेटेड मिशंस के लिए क्या किया गया है कि 12,300 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ मिशन इंद्रधनुष जो है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, यानी प्रतिरक्षण से रिलेटेड है, टीकों से रिलेटेड है। इसके तहत 5 नए टीकों के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है, और इसमें 12 नए बीमारियों का नियंत्रण करेगा, यानी 5 नए टीके। पूछा जाएगा कितने नए टीके लाए गए इसके लिए, तो 5 नए टीके और 12 नए बीमारी के नियंत्रण के लिए ये आवश्यक है। इसके बाद से अवसंरचना की बात करें, अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी अगर इसका प्रॉपर डेवलपमेंट मतलब क्या है, सही तरीके से रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक, बिजली की व्यवस्था हो, ठीक है, और भी लैंड की अवेलेबिलिटी हो, तो ये सभी जो चीज़ें हैं मिलकर के क्या है किसी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। तो याद रखिए कि इस अवसंरचना के तहत नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 100 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है, मतलब 100 लाख करोड़ का प्रोविजन किया जाएगा, जिसमें अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो होगा 1.7 लाख करोड़ का व्यवस्था किया गया है। यानी ट्रांसपोर्ट बेहतर रहेगा तो सही समय पे क्या होंगी कि चीज़ें पहुंच सकेंगी, प्रोडक्ट्स जो है, और जो है उसके फायदे देश को मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आपने इसमें देखा होगा कि एक और चीज़ें एक नए बजट का प्रोविजन किया गया, किसके लिए, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए। यानी ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है, तो चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि पटरियों का निर्माण के लिए, स्टेशंस के निर्माण के लिए, साथ साथ नई ट्रेनों का तो कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए भी कुछ बजट के प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक, साथ साथ में एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट में याद रखिएगा 100 जो है हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। किसके तहत? जो है उसका विकास करना, बनाना, ताकि बहुत ज़्यादा एविएशन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा क्या हो कि हवाई जहाज़ का परिचालन हो सके। ठीक, जिसके माध्यम से क्या हो, विदेशी मुद्रा भंडार, एक तरीके से कह सकते हो कि देश की आय बढ़े। उसके साथ साथ MNRE की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, जिसके तहत क्या है कि 22,000 करोड़ की बात की गई है। यानी इसके तहत ऐसी ऊर्जा का प्रोविजन जो क्या हो, जैसे सौर ऊर्जा की बात कर लें, विंड एनर्जी की बात कर लें, तो इन सब के बढ़ावा के लिए, जिसके माध्यम से फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड ना होकर के इन स्रोतों के माध्यम से एनर्जी का कंजर्वेशन हो, प्रोडक्शन हो, और साथ साथ में क्या हो कि जो है उसका संचय हो। तो इसके लिए MNRE के तहत 22,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय गैस ग्रिड याद रखिए, गैस के माध्यम से जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड है, सौर ऊर्जा का ग्रिड है, उसी तरीके से गैस ग्रिड भी है। तो उसका जो निर्माण जो है किया गया है 6200 तक अब तक हो चुका है। 6200 से 27,000 किलोमीटर तक का विस्तार किया जाएगा। ठीक, यानी इतनी बढ़ोतरी की जाएगी। और खास एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी आर्टिकल 370 का जो है स्क्रैप करने के बाद, यानी उसको हटाने के बाद, वहाँ पे क्या किया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो न्यूली क्या है कि बने हुए यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसके तहत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ की व्यवस्था की गई है बजट में। इसके साथ साथ लद्दाख के लिए भी 5,958 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो ये मोटा मोटी आप याद रखिएगा, जिसके माध्यम से आपको क्वेश्चंस में जब दिए जाएंगे तो डिजिट का इधर उधर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 30,757 की जगह पे हो सकता है 40,757 कर दें। तो इसको आप याद रखेंगे तो आसानी से अपने क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको अगले पार्ट पे ले चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि एजुकेशन की बात की गई, यानी शिक्षा पे कितना खर्चा किया जाएगा इस बजट के माध्यम से। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए 93,300 करोड़ यानी 93,300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ साथ में यहाँ पे खास चीज़ क्या बनाया जाएगा इस बजट के माध्यम से, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यानी पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। साथ में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस ठीक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी प्रोविजन है। दूसरा क्या है, भारत में अध्ययन, ये प्रोग्राम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत इंडसैट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, मतलब इंडियन सैटेलाइट के माध्यम से, जिसके तहत इंडो अफ्रीकन कंट्रीज में यानी इंडिया और अफ्रीका में जो है इंडो सैटेलाइट के माध्यम से क्या करेंगे कि भारत में अध्ययन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके साथ साथ देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत क्या किया गया है कि इसमें कुछ बजट का भी प्रोविजन किया गया, जिसके तहत ये देखा गया, प्रीवियसली भी किया गया था, जिसके तहत ये देखा गया कि गर्ल के इनरोलमेंट रेशियो GER इनरोलमेंट रेशियो यानी नामांकन सकल नामांकन दर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके तहत प्राइमरी एजुकेशन में लगभग 94.32% लड़कियों का नामांकन हुआ, जबकि वहीं लड़कों की बात करें तो 89.28% जो है लड़कों का नामांकन हुआ। इसी क्रम में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिग्री कोर्सेस, रिसर्च, इन सभी में भी आप देखोगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ साथ देखोगे कि इस बजट में और क्या प्रोविजन किया गया है, टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑनलाइन एजुकेशन, टॉप 100 इंस्टीट्यूशन को क्या ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वो प्रोग्राम कैसे होंगे, डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे। इसके साथ साथ क्या संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा क्या है कि कुछ बजट उसके लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत क्या बनाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन की स्थापना की जाएगी, यानी हेरिटेज एंड कंजर्वेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक तरीके क्या होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, एक तरीके का क्या होगी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। इसके साथ साथ क्या है कि 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स का यानी पुरातात्विक जो स्थल की व्यवस्था की जाएगी, आइकॉनिक साइट्स जिसको कि आइकॉनिक साइट्स में तब्दील किया जाएगा, यानी प्रतिमानिक
या प्रतिमान के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। वो कौन कौन से 5 साइट्स होंगे, याद रखिएगा, ये पक्का पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में, 100% चांस है। वो कौन कौन से, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हस्तिनापुर जो कि यूपी में है, शिव सागर जो कि असम में है, धौलावीरा गुजरात में है, और अदिच चल्लरू ये तमिलनाडु में है। इन 5 जगहों को क्या किया जाएगा, आइकॉनिक साइट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, तो इसके लिए बजट की प्रोविजन की गई है। झारखंड की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में रांची में जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा, और कितने संग्रहालय होंगे, लगभग 8। तो ये जनजातियों से रिलेटेड जो है उनके प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के अब तक के जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनके संस्कृति है, उनके रिजर्व्स हैं, उन सभी को इसी के माध्यम से संग्रह किया जाएगा। इसके साथ साथ रक्षा बजट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रक्षा बजट में आप देखोगे 3,23,053 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है। साथ साथ में कुल व्यय का ये लगभग 15.49% है। 15.49% पूरे बजट का है। ठीक, तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा लगभग 1,10,763 करोड़ की व्यवस्था की क्या की गई है कि रक्षा मॉडर्नाइजेशन के लिए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के तहत, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जो है रक्षा सामग्रियां खरीदी जाएंगी। जैसे आप तमाम तरीके का राफेल का सौदा देख सकते हो, या और भी तरीके के जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह, या और भी चीज़ें जो और देशों से मंगाई जाती हैं, ताकि अपने रक्षा जो है संसाधनों को विकास किया जा सके, साथ साथ में देश की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। तो ये रक्षा बजट का प्रोविजन है। ठीक, तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखोगे कि अगला जो है पार्ट है उद्योग का। तो उद्योग से रिलेटेड बजट का कैसा प्रोविजन किया गया, तो उद्योग से रिलेटेड देख रहे हो कि उद्योग प्लस वाणिज्य विकास संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ की व्यवस्था की गई है, यानी उद्योगों के विकास के लिए। इसके बाद से आप देखोगे इंड टू इंड सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की स्थापना की गई है। ठीक, तो ये व्यवस्था याद रखिएगा, ऐसे ही आपके नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद से 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन, यानी कपड़े से रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजी के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन का प्रोविजन किया गया है, बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 1480 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा कि तकनीकी वस्त्र निर्माण किए जाएंगे, तकनीकी वस्त्र निर्माण किए जाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा कि जो तकनीकी वस्त्र पहले मंगाए जाते थे वो इंपोर्ट घटेंगे, और एक्सपोर्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे, या अपने ही देश में इसका प्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे ECGC और नार्विक योजना बजट में बनाई गई है। ठीक, जिसके तहत 90% बीमा कवरेज जो दिया जाएगा इसके प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद से आप देखोगे अगला कि यहाँ पे न्यू इकोनॉमी यानी नए अर्थव्यवस्था की बात की गई, जिसके तहत निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ भारत नेट प्रोग्राम के तहत क्या किया गया, जिसे पहले भी सुन चुके हो, भारत नेट प्रोग्राम के तहत भारत सरकार पूरे ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी का प्रोग्राम चलाती आई है। प्रीवियस बजट में भी इसके लिए बजट का प्रोविजन किया गया। उसी के तहत क्या है कि 6,000 करोड़ का फिर प्रोविजन किया गया, और इसके तहत फाइबर टू होम की व्यवस्था की गई, जिसके तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए 5 साल के लिए जो है याद रखिएगा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया, जिसके तहत क्या है स्टार्टअप्स के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए जो है इस बजट का प्रोविजन किया गया। इसके साथ साथ आप देखोगे कि समाज कल्याण और महिला विकास के लिए क्या बजट में प्रोविजन किया गया दोस्तों। याद रखिए महिला विशेष कार्यक्रम के लिए 26,800 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ पोषण अभियान, यानी पोषण अभियान के लिए डिफरेंट लेवल पे जो है, जिसके तहत कई मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे WCD मिनिस्ट्री, जैसे वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, फिर आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला मिनिस्ट्री है, और भी एसोसिएटेड कई मिनिस्ट्रीज हैं जिसके तहत क्या किया है पोषण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत क्या है कि 35,600 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, जो कि ये प्रीवियसली बजट में भी ये उल्लेख था पोषण अभियान का, और इस बजट में भी इसके पैसे का प्रोविजन 35,600 करोड़ के आसपास किया गया है। इसके साथ साथ SC
ओबीसी के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ एसटी के कल्याण के लिए 53,700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो ये सब फिगर्स जो है आपको एक दो बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका सीनियर सिटीजन और डिजेबल्ड के लिए, दिव्यांगों के लिए लगभग 95,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ अब याद रखिएगा, सबके लिए मकान का लक्ष्य, यानी मकान के लिए क्या दो बजट में लाए गए थे प्रीवियसली, आप 2-3 साल के बजट में देखोगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक था ग्रामीण के लिए, एक था शहरी के लिए। तो उसी के तहत आप देखोगे कि सस्ता मकान के लिए आवास ऋण 3.5 लाख तक का अगर ऋण लोगे तो उसके लिए क्या टैक्स रिबेट दिया जाएगा, टैक्स में छूट दी जाएगी। वो कब तक के लिए होगा? 31 मार्च 2021 तक के लागू रहेगा। इसके साथ साथ सस्ता मकान के लिए टैक्स हॉलीडे लॉ जो है, जो रखा गया था प्रोविजन, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ गैर राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिए एनटीए का गठन, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन, जिसके तहत एग्जाम्स वगैरह कराई जाएंगी और भी चीजें होंगी। रेल बजट की अगर हम बात करें दोस्तों, रेल बजट की बात करें, यहाँ पर 70,000 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया। अब याद रखिए, इसमें रेफ्रिजरेटेड पार्सल बैन का प्रस्ताव किया गया, यानी यहाँ पे क्या होगा कि पार्सल बैन होंगे, जो कि पिछले ही जो है पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेटेड पार्सल बैन से क्या होगा कि जितने फूड रिलेटेड आइटम होंगे उनका क्या किया जाएगा कि उनको एक तरीके से रेफ्रिजरेशन किया जाएगा, जिससे उनकी गुणवत्ता को बढ़ाई जाएगी, सड़ने गलने से बचाया जाएगा, जिससे किसानों को भी लाभ बढ़ेगा। तो ये इसका प्रस्ताव है। इसके साथ साथ 24,000 किलोमीटर ट्रेन का इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ पीपीपी मोड में, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा 4 स्टेशंस का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसको रीडेवलपमेंट प्लानिंग के तहत किया जाएगा। और याद रखिए, इसी के तहत 150 यात्री ट्रेन का संचालन किया जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों, हमने लगभग बजट के पूरे पैरामीटर्स को बताने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ छूट गया हो इसमें, तो इसको आप अपडेट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ इसको 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। रिसेंटली जो भी एग्जाम आपके अभी तो बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है, लेकिन आगे जा कर के और भी एग्जामिनेशन जैसे आरओ एआरओ की परीक्षा होगी, साथ ही साथ पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की परीक्षा होगी, और अदर आयोगों की बात करें तो बिहार जो है एसआई एग्जामिनेशन मेंस के लिए भी उपयोगी होगा, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी उपयोगी होगा, और भी स्टेट से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है, यानी हर जगह ये बजट 1 साल तक अपना रेलेवेंस बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से आज ये बजट का ये कार्यक्रम पूरा हुआ। इसका जो अगला जो पार्ट होगा यूपी से रिलेटेड बजट का होगा, और साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप याद रखिए कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो भी पेपर होंगे इनकमिंग डेज में, उसके लिए लाभान्वित करेगा, आपको काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।